हाँ तो वेलकम बच्चों। आज हम देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। बेटा चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चे। हाँ तो बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। बेटा जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैविंग masses will attract each other by a force called gravitation force। ठीक है बच्चे, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है, ऑब्जेक्ट है तो बेटा जी उनका कुछ मास होगा, और अगर उनके पास मास है तो बच्चे वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट जिस फोर्स से करेंगे उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चे। अब न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन ने एक लॉ दे दिया इस फोर्स को लेके। न्यूटन कहता है टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास विल अट्रैक्ट each other by a force which is directly proportional to the product of their masses, मान लिया बेटा जी ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चे, इसका मास m है और इसका मास m है, ठीक है, स्मॉल m है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स F विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा जी ये इनके बीच का ये डिस्टेंस है, तो न्यूटन्स लॉ कहता है दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चे, ये हो गया फोर्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेटा इन दोनों को कंबाइन करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो लिखूँगा ये प्रोपोर्शनल होगा m बाय डी स्क्वायर। और जब भी मुझे ये प्रोपोर्शनल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। अब मैं लेके आता हूँ कांस्टेंट, F इज इक्वल टू जी, हमारा हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट m बाय डी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी दो मासेस के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका अपना एक मास हो, उनके बीच में अगर मुझे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा बच्चे। अब बेटा जी, अब इसके अंदर ये जी क्या है सर? ये जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी को बोलते हैं बेटा जी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बच्चे, इसका अब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम निकालेंगे कैसे? अरे भाई जी को हम एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सबको फोर्स के पास ले जाएंगे। तो बेटा जी अगर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं डी फोर्स के पास डी को लेके जाऊँगा, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ F इंटू में डी स्क्वायर, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड।
ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा जी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। क्या सर आप इसकी यूनिट भी बता सकते हो? अरे भाई बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो बच्चे, इसमें यूनिट अगर हमें निकालनी हो तो बेटा जी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दूंगा। और अपॉन में ये मास की यूनिट क्या होती है? केजी। दूसरे मास की यूनिट क्या है? केजी। ठीक है बच्चे, ये हो गई इसकी यूनिट क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये केजी 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 स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो केजी माइनस टू, केजी माइनस टू। ठीक है बच्चे, ये हो गई किसकी? इसकी एसआई यूनिट। किसकी? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की एसआई यूनिट। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा जी पेपर में। ठीक है, ये फार्मूला पूछा जा सकता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला होगा। ठीक है बच्चे, अब ये, हाँ तो बच्चे आपने अभी देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ठीक है, अब ये आपने फॉर्मूला भी देख लिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या निकला सर, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे, अब आगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अरे भाई इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही हमारी जो अर्थ पे जीवन पॉसिबल है। जितना भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है ना बच्चे, जो भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है ये हमारी अर्थ के ऊपर, जिसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी इंपॉर्टेंट गैसेस रह पाती हैं, वो केवल इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही करता है। हम जो धरती पे चल पाते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही है। इट मीन्स द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ इज़ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम ये। सेकंड पॉइंट आपकी बुक में दे रखा है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या एक्सप्लेन करता है सर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और सर और भी बता दो कुछ। अरे भाई जो टाइड्स होते हैं ना, टाइड्स, समंदर में जो टाइड्स आते हैं, वो जो फिनोमिना है वो भी एक्सप्लेन यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही करता है। इट मीन्स वो भी किसकी वजह से आते हैं? दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे, अगर ये ग्रेविटेशन ना होती तो आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते। तो बेटा जी इतना इम्पोर्टेंट है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चे, आगे कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉल का।